हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जिसका रिजल्ट कल आया था और उम्मीद है आप लोगों ने टीयर 1 को क्लियर कर भी लिया होगा। उसके आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। टीयर 1 तक तो आपको बताने के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर्स भी वीडियो बना के आपको बता देते हैं कि प्रोसेस ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ से अब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखो, टीयर 1 जो अगला लोग फॉर्म भर रहे होते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं। 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था जो हमारे पास डेटा है, और उसमें से टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले सिर्फ 67,000 हैं। अब इसके आगे के प्रोसेस के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एजुकेटर्स आपके सामने आएंगे और प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि संख्या भी कम हो गई और अब कोई कोर्स आगे बिकने भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने कोर्स वगैरह लेने होंगे वो पेड या वो आपने ले लिए होंगे। अब तो आगे कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे कोई चीज सेल हो सके, तो आपको थोड़े कम वीडियोज मिलेगी एज कम्पेयर टू जो टीयर 1 में था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको सारी चीजें बता देता हूँ और जो भी प्रोसेस है आगे का, जिससे कि आपका टाइम भी थोड़ा बच जाए और क्लियरिटी मन में रहे, कोई डाउट ना हो, ठीक। मैं इस तरह की वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, तो मुझे हैबिट भी है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा सभी चीजों के बारे में। तो जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टीयर 1 के बाद के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, क्या क्या चीजें होंगी वहां पे, किस तरह से कराया जाएगा, कहां पे कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी एक बार देख लेंगे, क्या कट ऑफ गई थी, जिससे आपको थोड़ा ऐसा आइडिया लगे कि सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। बाकी अगर आपने कट ऑफ क्लियर करी है तो आप पूरे गेम में हो, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है आपको सेकंड फेज की। ऐसा नहीं करना कि चलो कट ऑफ क्लियर हो गई, उम्मीद कम लग रही है, नहीं जाना, 12 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, धीरे धीरे आप जान जाओगे इन चीजों को। तो शुरू कर रहा हूं मैं। जो कल रिजल्ट आया था इसमें आपने लिस्ट में अपना नाम चेक करा होगा, 2 लिस्ट आई थी, ठीक है। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना वहां पे, ठीक। उसके बाद टोटल वैकेंसीज आपको पता है लगभग 6,000 है, 5846 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कुछ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की ओपन वैकेंसीज हैं, कुछ एक्स सर्विस मैन के लिए हैं, और यहाँ पे फिर अगेन मेल कैंडिडेट्स की एक्स सर्विस मैन की वैकेंसीज है, कमांडो की। और उसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये बता रखा है हर एक कैटेगरी से। आगे बात करते हैं, ऑल शिफ्ट की कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई थी, वो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहो किसी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तो कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये बता रखा था एग्जाम कब हुए थे, किस एनसीसी सर्टिफिकेट पे आपको कितने मार्क्स का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर था, उस हिसाब से यहाँ पे 5, 3 और 2 नंबर का आपको बोनस मिलेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 28,97,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, अपियर होने वाले मेरे ख्याल से 14 लाख 12 लाख लोग रहे होंगे। टोटल 67,740 कैंडिडेट्स ने टीयर 1 को क्वालिफाई करा है, ये आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ है। अब पहला सवाल आपका जो उठा था वो था कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हाँ, जो आपकी कट ऑफ निकाली गई है नॉर्मलाइजेशन को फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद निकाली गई है। जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 10 दिन के बाद 25 मार्च को आपको दिखा दिए जाएंगे। 25 मार्च को ही हम नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस भी कर लेंगे, मैं आपसे डेटा ले लूंगा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ किस पर्टिकुलर शिफ्ट में, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। अच्छा, ये पार्ट ए और पार्ट बी और ये डेट ऑफ बर्थ किसके, ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की है, ठीक है। होता क्या है, मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं सेम शिफ्ट के अंदर। मान लो आपका एग्जाम पड़ गया 27 दिसंबर को, अगर हुआ हो 27 नवंबर को मान लेते हैं, ठीक है। आपका भी शिफ्ट 1 में एग्जाम था, दूसरे पर्सन का भी शिफ्ट 1 में एग्जाम था। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है आपकी, ये 61.31 गई है ना। मान लो इसमें हो सकता है रो स्कोर पे कट ऑफ गई हो 55 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 55 आ गए। अब कट ऑफ तो मेरे पास उनका नॉर्मलाइज हो गया, स्कोर कुछ बड़ा होगा, 61.31 बन गए, इधर भी 61.31 बन गए। तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पार्ट ए में ज्यादा मार्क्स होंगे। अब ये पार्ट ए कौन किस चीज के मार्क्स हैं, ये आपके 4 सेक्शन होते हैं ना, उसमें जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का था जो, उसके मार्क्स हैं कि उसमें आप कितना स्कोर कर पाए हो। और जो कट ऑफ कम दिख रही है आपके, इसके पीछे रीजन भी ये होता है कि इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस की वेटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एसएससी एग्जाम्स। आप सीजीएल में देखोगे 25% जनरल अवेयरनेस आती है और इस एग्जाम में कितनी थी जनरल अवेयरनेस, 50%। तो इसी वजह से कट ऑफ भी कम चलेगी, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में तो सब अच्छा कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस में नहीं आ पाता। और इस एग्जाम में आप देखोगे, अगर मैं पैटर्न की ही बात करूं तो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन है, और यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट और आ गया जिसमें आप पूरा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो 60 नंबर हो गए 100 में से, वो तो थोड़े ऐसे ही हो गए। रीजनिंग में आप 25 में से 25 कर सकते हो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज्यादा कर सकते हो, पूरा का पूरा 15 में से 15। लेकिन ये वाले सेक्शन है, इनमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इस वजह से कट ऑफ कम जाने का रीजन है, ठीक है। 2016 में जब एग्जाम हुआ था ये वाला, इससे पहली बार, उसमें
जो एग्जाम का पैटर्न था थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें कंप्यूटर्स की जगह रीजनिंग थी, तो उसमें लोग थोड़ा ज्यादा स्कोर कर पा रहे थे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पार्ट ए क्या है, पार्ट बी। पार्ट ए में भी मार्क्स बराबर होंगे तो पार्ट बी के देखेंगे, पार्ट बी में भी देखे गए तो जिसका कैंडिडेट जो बड़ा होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इतना सिनेरियो चलता नहीं है इतना लंबा, इसी में काम हो जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है नेम्स का। ठीक है, ऐसे बना रखे रूल। तो ये चीज क्लियर होगी, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स रहेंगी। अब आगे के प्रोसेस की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस 25 तारीख को मार्क्स आते ही मैं करवा दूंगा। अब आगे का प्रोसेस देखो, जो भी हो चुका है एसएससी के एंड पे मार्क्स आते ही एसएससी का काम खत्म, फाइनल आंसर क्या आते हैं एसएससी का काम खत्म 25 तारीख को। उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस कराएगी। ठीक है, और उसके लिए जो हमें वेबसाइट फॉलो करनी पड़ेगी वो भी दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है www.delhipolice.nic.in। आगे के अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगा पीई एंड एमटी का, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, वो आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक, और ये दिल्ली के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे एसएससी सीपीओ का एग्जाम आप भरते हो, ठीक है, वो भी दिल्ली पुलिस ही कराती है उसका फिजिकल। तो अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस आपको कराएगी, और उम्मीद है कि एसएससी सीपीओ जैसे ही एग्जाम का जो एसएससी सीपीओ 20 एग्जामिनेशन चल रहा है, जैसे उसका फिजिकल और मेडिकल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक कराया जाएगा। तो मान के चलो 2 से 3 महीने हैं आपके पास, और 2 से 3 महीने में अगर आप बहुत मेहनत करते हो, आप थोड़ा फिट हो थोड़ा सा अभी से, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। उससे मैंने मिनिमम बताया, इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा फिजिकल मेडिकल होने में। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, कट ऑफ अगर आपकी क्लियर हो गई है। अगर आपके 100 लोग, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 100 लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं, फिजिकल को क्लियर करने वाले आपके 25 लोग ही बचेंगे, क्योंकि आसान नहीं है, मुश्किल है। फॉर्म तो सभी लोग डाल देते हैं, टीयर 1 में बैठ जाते हैं, लेकिन फाइनल जो फिजिकल की बारी आती है तो बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के आईज वीक होती हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रह जाते, वो मेडिकल में बाहर होंगे। लेकिन फिजिकल में भी हर लोग तैयार नहीं कर पाते। मान लो किसी को कोई और एग्जाम पड़ रहा है, सीजीएल एग्जाम पड़ गया उस दिन के आसपास, तो सीजीएल की तैयारी करें या फिजिकल की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें या फिजिकल की तैयारी करें, तो उस केस में काफी लोग हट जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको कोई जॉब चाहिए, टीयर 1 कट ऑफ के लिए कर रहे हो, तैयारी करते रहो, क्योंकि 25% ही लोग रह जाएंगे, 75% लोग यहीं पे सेकंड फेज में ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं कुछ मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। तो लगभग अब अगर आपके पास 6000 वैकेंसीज है, ये मान लो कट ऑफ के लिए जो कंपटीशन है आपका, हो सकता है वो 10 से 12,000 लोगों के बीच में ही हो। ठीक है, इससे ज्यादा लोगों के बीच में कट ऑफ का कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक, तो कट ऑफ आपकी थोड़े बहुत नंबर से भर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ से 10-15 नंबर भी अगर आपके एक्स्ट्रा हैं तो जॉब लगने के चांसेस मेरे हिसाब से तो रहेंगे। ठीक है, और कुछ कैटेगरीज में हो सकता है सर्विसमैन में थोड़े ही नंबर बढ़ जाए तब भी काम चल जाए। तो आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए थे, लगभग कट ऑफ उन्हीं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास रही है। ठीक है, ज्यादा डेविएशन नहीं है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में, जो स्टार्टिंग में दे रखा था। ये यहाँ पे अच्छा नहीं डाला हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, ये रहा ना कि फिक्स कर रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। ठीक है, SC ST OBC WS के लिए 30%, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 25% एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसी तरह से हमारी कट ऑफ भी गई थी इधर। ठीक है, इवन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम जा रही है यहाँ, तो फाइनल कट ऑफ होगी फिर वो। ठीक है, तो बहुत कम कट ऑफ। आगे बात करता हूं मैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखो आपका टीयर 1 हो गया, टीयर 1 का रिजल्ट आ गया। सेकंड फेज दिल्ली पुलिस आपका कराएगी, एडमिट कार्ड दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का। उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। ये दोनों काम एक साथ होंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इसे, उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल होने के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम होगा उनका सिलेक्शन हो गया, ये मान लो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलने वाला है। अब यहां पे एक एक करके मैं आपको सारे फेसेस के बारे में बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। 2016 में तो उल्टा करा था इन्होंने, इस बार तो टीयर 1 ले लिया, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट एंडोरेंस टेस्ट हो रहा है। 2016 में जब नोटिस निकला था पहले फिजिकल कराया गया था, उसके बाद आपका CBT कराया गया था। ठीक है, उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। तो अब फिजिकल मेजरमेंट और एंडोरेंस टेस्ट में क्या होने वाला है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो अगर आपकी एज 30 साल तक है, ठीक है, तो आपको रेस लगानी पड़ेगी, 1600 मीटर भागना है 6 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप के लिए हाइट होनी चाहिए, जो लॉन्ग जंप करनी है वो 14 फीट की आपको करनी पड़ेगी, और हाई जंप ये होगी 3 फुट 9 इंच की।
ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। ठीक है, इवन सीपीओ से भी मुश्किल लग रहा है मुझे ये क्राइटेरिया, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, कांस्टेबल की मेहनत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं 30 से 40 साल की उम्र है आपकी, तो 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है, 13 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, 3 फुट 6 इंच की हाई जंप करनी है, और 40 साल से अबव हो अगर आप, वो एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया में ही रहे होंगे, तो आपके यहाँ पे 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट 3 इंच की आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, इसी के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा, एक तो आपकी हाइट नापी जाएगी कि आपकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप हिल एरियाज से बिलोंग करते हो, ये सारे एरियाज मेंशन्ड है। उसके बाद एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एटसेट्रा। ठीक, एससी कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं है और किसी और कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ एसटी कैटेगरी का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और उसमें एक्सपेंशन हवा भरने के बाद वो आपका 4 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर जानी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। हिली एरियाज के लिए जो लोग बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर, और जो सन्स हैं सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज पुलिस पर्सनल, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी है, 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, 3 इंच की हाई जंप करनी है आपको, 3 फुट की सॉरी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 30 से 40 साल की उम्र में हो आप, तो 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है, लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी, और हाई जंप आपकी 2 फीट 9 इंचेस की होगी। और अगर मैं अबव 40 ईयर्स हो, 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर, 8 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच की हाई जंप। ठीक है, अगर आप ये क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हो तो फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें मिनिमम हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिली एरियाज के लिए है, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें एससी और एसटी दोनों को डाला हुआ है, पिछले में सिर्फ एसटी था, ऐसा कैसे? ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा, पिछले में तो खाली एसटी था, और जहां तक मुझे याद है सिर्फ एसटी कैटेगरी को दिया जाता है, तो फीमेल में एससी को भी दे रहे हैं और मेल में खाली एसटी को, ऐसा क्यों? ठीक, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, तो अभी तो जो है इन्फॉर्मेशन मैं वही बता रहा हूँ। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ एटसेट्रा। सारी डिटेल जो भी आपको आगे मिलेंगी वो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी, ये लिंक है recruitment.html पे जाओगे, वहां पे सब कुछ दिख जाएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसके बाद फिर मेडिकल और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने होंगे आपको। अगर आप सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो कि अनअकैडमी पे कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लेना। एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है तो इंस्टॉल करके RB10 एनरोल कोड डाल देना। ठीक है, तो आपको फ्री क्लासेस भी दिख जाएंगी और यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज भी दे पाओगे। ठीक है, ये फ्री है। एक मॉक हो चुका है 13 तारीख को, अगला मॉक आपका 20 को होगा, फिर 27 और फिर 29 को। सेक्शनल टेस्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 6 PM पे कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एनालिसिस भी मेरे द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, उनके लिंक्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जब जब एनालिसिस होगा। फ्री क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप अनअकैडमी पे देख सकते हो मुझे फॉलो करने के बाद। ठीक है, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बाकी एक नया कोर्स अभी डिटेल्ड स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम का, जो लोग अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं वो चाहे तो उसे देख सकते हैं। यूज अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड RB10 डालोगे तो सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं अनअकैडमी पे अलग अलग एजुकेटर्स के अलग अलग बैचेस आते रहते हैं, तो आप उनमें एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। हर हफ्ते आपका कॉम्बैट भी कराया जाता है, जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे डिस्काउंट मिल जाए। सो नए नए बैचेस हैं। ठीक है, बाकी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर सेलेक्ट करें, उससे अपनी तैयारी कर लें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चलेगा आपका? ठीक है, मैट्रिकुलेशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, 10+2। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट जो भी होगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, वहां पे ये कंपलसरी होता है। तो जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इंड्योरेंस टेस्ट में जाओगे तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। जिन लर्नर्स नहीं चलेगा, आपके पास फाइनल लाइसेंस होना चाहिए, या तो मोटरसाइकिल का हो या कार का, कोई सा भी हो चल जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो कोटर है क्वालिफिकेशन का, वो सारे आपको लेके जाने, अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। ठीक है, फोटोग्राफ लेके जानी होती है आपको 2, और साथ ही साथ
जो एडमिट कार्ड है वो आप लेके जाओगे। तो मेन सर्टिफिकेट्स यही है। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होना चाहिए। किसका? कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो लास्ट डेट आपने फॉर्म भरी थी उस डेट पे वो वैलिड होना चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। और अगर एज रिलैक्सेशन या कुछ और चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने होंगे। जो आपके सर्टिफिकेट चलेंगे, देखो लास्ट डेट जो फॉर्म भरा था ना आपने वो थी 7/9/2020। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है पिछले 3 साल तक का वैलिड होता है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका इस डेट से पहले का बना होना चाहिए, पिछले 3 साल। मतलब 7/9/2020 दे रखा है तो 7/9/2017 से लेके 2020 तक के बीच का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो आपका वैलिड है। वरना इसके बाद का आप दिखाओगे या पहले का दिखाओगे तो प्रोविजनल लिख देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा आपका वैलिड फॉर द ईयर 2020-2021। ठीक है, ये वाला इस ईयर का आपका वैलिड होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो चलेगा। ठीक है, वो तो इसके बाद भी बनवाया होगा तब भी आपका ये वाला वैलिड होना चाहिए इस ईयर का, वो चलेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये जो इसमें डेट डाली गई है इस डेट पे आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाना है आपको तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ठीक है, और एनसीसी सर्टिफिकेट, एबीसी जो भी आपने लगाया होगा, लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेडिकल की। देखो मेडिकल में कुछ डिटेल्स तो इन्होंने यहाँ पे दे रखी थी नोटिफिकेशन में, कुछ मैंने अलग से भी निकाली है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो इन्होंने कहा कि आपकी हेल्थ जो साउंड होनी चाहिए, कोई भी फिजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कांस्टेबल का काम करोगे, वहां पे आपको काफी ज्यादा एक्टिव काम होता है। हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप हेल्दी हो, फिजिकली भी और मेडिकली भी। अगर मैं बात करूं, कोई भी डिफेक्ट डिफॉर्मिटी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विजन आपकी 6/12 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, दोनों आंखों की। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए आपकी 6/12 आपकी विजन हो। और कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है कुछ लोगों को अलग अलग कलर को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको सारे कलर क्लियरली दिखने चाहिए। ठीक है, उसका टेस्ट होता है, एक आपको बोर्ड सा दे देंगे, उसमें डॉट्स वगैरह लगी होती है। यहाँ पे इमेज डालना मैं भूल गया। ठीक है, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा नंबर आगे दिख रहा है, छुपा रहता है अलग कलर्स में। तो कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो ये आंखों की बात की गई है, चश्मा लगा के नहीं है, विदाउट चश्मा चेक की जाएगी। आपको आपकी आंखें दोनों 6/12 से बेटर होनी चाहिए। और किसी भी तरह की सर्जरी और विजुअल कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी आंखें सही होती हो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो सर्जरी नहीं होनी चाहिए आंखें की। ठीक है, ये सारी चीजें वही बता रखी हैं आगे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो आपकी बॉडी में जो आपको ड्यूटी करने से रोकती हो। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके लिए इन्होंने आगे एक और कहा है कि आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मेडिकल के बारे में तो ये रूल्स हैं, इस पर्टिकुलर रूल पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यही मैं थोड़ा चेक कर रहा था तो मुझे कुछ डिटेल्स मिली हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो वही है जो मैंने अभी बताया आपको, जो नोटिफिकेशन में दे रखा था। सेकंड पॉइंट जो कि नोटिफिकेशन में नहीं था, जो आपको ध्यान रखना है, आपके नोक नी नहीं होने चाहिए। नोक नी का मतलब कुछ लोगों के मुड़े हुए नहीं होते, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल नॉर्मल नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लैट फुट क्या होता है, ये पैर बिल्कुल चपटा होता है आपका सीधा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्व में होना चाहिए। ये सही है, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। वेरिकोज वीन्स नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की नसें है ना मोटी हो जाती हैं। ठीक है, उनमें खून जमना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ना हो। ठीक है, फिंगर ऐसा ना हो एक उंगली कटी हुई है, फिंगर टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, चेस्ट और जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोग चेस्ट बाहर होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो ना हो। ठीक है, हड्डी बाहर निकली होती है, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, हेलक्स वेगस ना वेलगस ना हो, जैसे ये अंगूठा ही ऐसे बाहर निकला हुआ है यहाँ से हड्डी है वाली। ठीक है, इस तरह की कंडीशन ना हो। मतलब अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं दिख रही, ठीक है, तो चल जाएगा। बाकी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्विंट है इसके अंदर, बोल एग्स हैं, ऐसा कुछ भी है तो ये सब अलाउड नहीं है। ठीक, चलो आगे। तो मेडिकल थोड़ा अच्छा होगा। मेडिकल में काफी लोग बाहर होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड वगैरह निकाल के भी चेक करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी आपके पास मेल कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये मैंने बताया है। मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, दोनों चल जाएंगे। ये आपका पैटर्न था, ये 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में एग्जाम का पैटर्न ये हुआ करता था, जिसमें आपका यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अभी इस बार क्या था, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 10 कंप्यूटर्स के थे। उस बार कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हुआ करते थे 2016 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रीजनिंग में स्कोर ज्यादा लोग कर देते हैं जनरली, तो थोड़ा कट ऑफ पे इंपैक्ट भी पड़ता है। और एक बार मैं आपको 2016 की फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूँ। 2016 में पहले 5000 कुछ वैकेंसी थे जो कि बढ़ गई थी।
ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ बढ़ सकती है वैकेंसी, इसका कोई मेरा मतलब नहीं है कहने का, लेकिन 2016 में थोड़ी सी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सारी वैकेंसीज हैं और कट ऑफ दिखा रखी है किस कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। तो इसमें कंपेरेटिवली जो आप कट ऑफ देखोगे वो इस बार के से ज्यादा मिलेगी। जो इस बार कट ऑफ गई है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की टीयर 1 की आपकी कट ऑफ कितनी है, 61 मार्क्स है, यहाँ पे 77 गई है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो 16 नंबर आप मान के चलो, पिछली बार की टीयर 1 की कट ऑफ तो यहाँ पे अलग से मुझे दिख नहीं रही। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो हो सकता है आपकी कट ऑफ 10 से 12 नंबर तक या 15 नंबर तक बढ़ जाए। ठीक है, अदर कैटेगरीज में डिपेंड करेगा अगेन फाइनली कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर कट ऑफ से आप 10 से 15 नंबर आप फालतू लेके आ रहे हो तो आपके चांसेस रहेंगे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने का। बिल्कुल कट ऑफ पे है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है। डिटेल में मैंने बता दिया, लंबी चली गई वीडियो, लेकिन मैंने आपको एक एक डिटेल में सारी चीजें बता दी अब आगे क्या होने वाला है, तो प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी इस एग्जामिनेशन के। आपसे यही विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।